बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च का जो लफ्ज़ है रिसर्च यानी एक तहकीक शुदा चीज़ को दोबारा तहकीक करना, कि तहकीक से नतीजे निकालना। तो एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कोई सलूशन निकाला है और उस सलूशन को आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको मज़ीद आप प्रॉब्लम लेस करते चले जा रहे हैं। कि जैसे आप जानते हैं कि जो पहला मोबाइल था वो इस शक्ल में नहीं था। हाँ, पहला मोबाइल किस शक्ल में था, पहला कंप्यूटर किस शक्ल में था और वो कितनी जगह घेरता था। तो अब फिज़िकल क्वेश्चंस आ रहे थे कि जगह बहुत घेरता है, ये भारी बहुत है और इसको छोटा किया जाए, और ये स्लो बहुत है, इसको फास्ट किया जाए, ये महंगा बहुत है, इसको सस्ता किया जाए, ये अनअप्रोचेबल है, इसको अप्रोचेबल किया जाए। अब ये फिज़िकल क्वेश्चन सॉल्व होते 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 कंप्यूटर की क्या शक्ल हो गई? हाँ, रिसर्च। ये सारा रिसर्च के थ्रू हुआ। लोगों को बुखार होता था सर्दी से। हमने जो पहला टॉपिक रिसर्च का पढ़ा अपनी इंटरमीडिएट की बुक में, मलेरिया, कि ये मलेरिया को उन्होंने नाम दिया मैलेरिया, बैड एयर, कि भाई जहाँ हवा ख़राब हो जाती है वहाँ जो लोग जाते हैं उनको मलेरिया हो जाता है। लेकिन लोगों ने देखा कि उसके अलावा भी हो रहा है। तो रिसर्च हुई कि जहाँ पे जोहड़ होते हैं, गंदा पानी ठहर जाता है, वहाँ के रहने वाले लोगों को सर्दी से बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। अब ये रिसर्च चल रही है। तो उसी दौरान माइक्रोस्कोप इजाद हो जाती है, इन लोगों का ब्लड चेक किया जाता है, उसमें उनको छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ जाते हैं। वो कहते हैं ये मलेरिया की कॉज है, कि मलेरिया के पेशेंट्स में ये ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरे लोगों में नहीं है। अब यहाँ से डाटा बनना शुरू होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को प्रॉब्लम लेस करना, उस पर तहकीक करना, ये डेफिनेशन है रिसर्च की। इसकी इब्तिदा होती है एक नज़रिए से, एक हाइपोथेसिस से। उस हाइपोथेसिस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मुशाहिदात होते हैं, उन मुशाहिदात के ऊपर कुछ आराएँ जमा होती हैं और उन आराओं की बुनियाद पे वो हाइपोथेसिस या वो नज़रिया एक थ्योरी बन जाता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है और उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो थ्योरी तक बनने तक जिन तजर्बात और जिन मुशाहिदात और जिन क़यास आराइयों से गुज़रता है, इस मजमूए को हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च दो तरह की होती है, एक रिट्रोस्पेक्टिव और एक प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च वो है जो हम पिछला जो कुछ माजी में हो चुका उन चीज़ों से कुछ सबक हासिल करके उनको एनालाइज करके कोई थ्योरी डेवलप करना है। और एक प्रोस्पेक्टिव रिसर्च है कि इस रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च की बुनियाद पे जो कमियां रह गईं उनकी बुनियाद पर कोई नज़रिया बना के और उसके मुशाहिदात बना के उनकी बुनियाद पर कुछ डाटा एनालाइज करके उस कमी को दूर करना, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल है, शिफाउल मुल्क मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ पर एक सवाल उठता है, पिछले 10 साल में सन 2000 से लेके 2000 तक मलेरिया के कितने मरीज़ आए, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कितने पेशेंट आए। अब पिछली रिसर्च में जो 10 साल का जो डाटा, जितने पेशेंट्स आए, उस डाटा को एनालाइज किया जा रहा है कि इसमें मर्द कितने थे, इसमें औरतें कितनी थी, इसमें शहर के लोग कितने थे, इसमें वहाँ के रिहायशी देहाती लोग कितने थे।
फिर एज ग्रुप के इसमें 12 साल से 16 साल से कम उम्र के लोग कितने थे, 16 से लेके 40 तक कितने थे, 40 से 55 तक कितने थे, 55 से ऊपर कितने थे, पान खाने वाले कितने थे, पान ना खाने वाले कितने थे, सिगरेट पीने वाले कितने थे, सिगरेट ना पीने वाले कितने थे। अब ये रिस्क फैक्टर्स जो उस डिजीज़ के हो सकते हैं उसको एनालाइज किया जा रहा है, तो साबित हुआ कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन में प्रेग्नेंट स्टेट में बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ बीमारी के दौरान बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ चीज़ खाने वालों को बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो पेन किलर खा रहे हैं 20 साल से उन लोगों को बहुत ज़्यादा है। अब फिर इस सारी रिसर्च को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इसकी बुनियाद पर क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस करती है कि भाई पेन किलर खाने वालों को एनीमिया क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा जी पेन किलर जो है वो जीआईटी के अंदर उनकी म्यूकोजा डिस्टर्ब करती है, वहाँ पे PGE2 को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन पूरा नहीं बन पाता और एनीमिया हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई हुई हैं ये रिसर्च के थ्रू हुई, वरना ऐसे एनीमिया के पेशेंट जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया हो रहा था, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी एनेमिक दवाइयाँ दी जा रही थी, ब्लड टॉनिक्स दिए जा रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो इस क्वेश्चन की बेस पे, इस प्रॉब्लम की बेस पर एक नई तहकीक तश्कील दी गई, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आया, उसमें फिर एक और नई रिसर्च तश्कील दी गई। इन सारी चीज़ों को, डेटा को जमा करना, फिर उसको एनालाइज करना, उससे कोई रिज़ल्ट निकालना, और वो रिज़ल्ट पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो, वो रिस्पेक्ट आइडेंटिफाई हों, उससे उन एहतियातों को करके और उन चीज़ों पे अमल करके उस परेशानी से बचाया जा सके पब्लिक को, इसे कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। अब आप कहते हैं जी हमारी ये जो दवाई है ना अस्थमा में बहुत फ़ायदा करती है, ब्रीथलेसनेस में बहुत फ़ायदा करती है। तो अब जब ये रिसर्च डॉक्टर्स के पास जाएगी, साइंटिफिक पर्सनल्स के पास जाएगी, तो कहेंगे कौन से अस्थमा में फ़ायदा करती है। अब वो डिस्मिया की एक वास्ट कॉजेज़ की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जिसमें तकरीबन 95 डिजीज़ फॉल करती हैं। अब उन 95 डिजीज़ के अंदर अस्थमा कॉमन सिम्टम्स है, तो वो कहेगा कि भाई आपकी ड्रग कौन से किस्म के अस्थमा में फ़ायदा करती है। तो अब आपको उस डिस्निया के उस स्पेसिफिक साइन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना, उस बात पर फिर आपने कहा कि जी ये ब्रोंकियल अस्थमा में या ब्रोंकिएक्टिसिस में फ़ायदा करती है। अब वो कहेगा तो ये फ़ायदा करती है तो किस पाथवे से फ़ायदा करती है, ये बेवरेजेस हैं, ये ब्रोंकोडायलेटर हैं, ये बीटा एगोनिस्ट हैं या क्या हैं। अब वो आपसे पाथवे पूछेगा, क्या ये एक्सपेक्टोरेंट हैं, क्या ये बलगम को खारिज करके अस्थमा में फ़ायदा करती हैं, या सांस की नालियों को कुशादा करके फ़ायदा करती हैं। अब रिसर्च का मतलब ये है कि आपकी बात में इंतहाई आखिरी सिरे तक सच्चाई हो और वो प्रूवन हो, और उस प्रूवन को रिप्रोड्यूस कोई दुनिया में किसी भी हिस्से में करे तो उसको एक जैसे रिज़ल्ट मिले। आपकी रिसर्च में क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं, बजट की लिमिटेशंस हैं, मैन पावर की लिमिटेशंस हैं, उस डिज़ीज़ की, ठीक है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं। पहले सबसे पहले आप ये देखें कि वहाँ पे मिसाल के तौर पे हार्ट बर्न के पेशेंट उस इलाके में 2 लाख हैं, और मिसाल के तौर पे नमूनिया के पेशेंट 200 मरीज़ हैं। अब आप कहते हैं जी मैं नमूनिया पे ज़्यादा रिसर्च करूँगा और हार्ट बर्न पे नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब आप उस डिज़ीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं जिसके पेशेंट मिलना मुश्किल है, जिसके डायग्नोस्टिक मेथड्स मिलना यानी कि जो है वो डिफ़ाइन नहीं है, और उसके लिए आपको जितना बजट चाहिए वो बजट आपके पास पूरा नहीं है, जितने अरसे तक वो तहकीक चलनी चाहिए उसमें काम करने वाले स्टाफ की यानी कि स्टेटस क्या है, कितने वॉलंटियर्स हैं, कितने पेड हैं, उतना बजट आपके पास पहले से मौजूद है या नहीं है, जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए वो आपके पास पूरे के पूरे हैं या नहीं है, या क्या आउटसोर्स करेंगे आप। ये सारी की सारी इन चीज़ों की पूरी प्लानिंग करना। मुझे अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में हम सब की ड्यूटी लगती थी मतलब हमदर्द आराम बाग में, जब हम BMS कर रहे थे तो हकीम सईद साहब के साथ 3 साल काम करने का मौका मिला।
तो अब मेरा उसमें काम ये था कि हकीम साहब के जो हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट थे उनका डाटा मैं कंपाइल करता था, वो सारी फाइलें मैनेज करना, उनकी सारी की सारी चीज़ें करना वो मेरे ज़िम्मे था। बहुत सारे मरीज़ क्योर हो रहे थे और पेशेंट ठीक हो रहे थे और क्योर रेट 80% से ऊपर था उस हेपेटाइटिस की फार्मूलेशंस का जो हकीम साहब यूज़ कर रहे थे। अब वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट हुआ तो कॉन्फ्रेंस वालों ने उसकी चेकलिस्ट जब सामने रखी तो कहा कि आपका डाटा प्रेजेंटेबल नहीं है, ये डाटा जो है किसी काम का नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये प्रूवन नहीं है, ये रिसर्च की इन सारी शराइत को पूरा नहीं कर रहा कि आपने बस मरीज़ आया, आपने दवाई दी, आपने कोई स्टेटस मेंटेन नहीं किया कि मर्ज कितने अरसे से था, PCR कितने लोगों का पॉजिटिव था, ठीक है ना, और बाद में कितने अरसे के तक पॉजिटिव रहा, ये सारा शराइत पूरी नहीं हो रही, लिहाजा आपका ये रिसर्च जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब कितनी बड़ी रिसर्च थी कि उस ज़माने में PCR 23,000 रुपये का एक PCR होता था या 21,000 रुपये का, और एक मरीज़ के 4 PCR करने पड़ते थे हमें, बिफोर ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट और एक फॉलोअप में। तो 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये की इन्वेस्टिगेशन और इंटरफेरॉन थेरेपी होती थी, 3.5 लाख रुपये की एक आदमी की पैग इंटरफेरॉन की थेरेपी का बजट, और कम से कम 300 मरीज़ों का अगर डाटा है तो वो बात मानी जाएगी, नहीं वरना नहीं मानी जाएगी। 300 लोगों के लिए इतनी महंगी इन्वेस्टिगेशंस कहाँ से लाएं? तो उनकी शहादत के बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी की रिसर्च कमेटी ने वही टॉपिक मुझे MPhil के लिए असाइन किया और वही टॉपिक फिर PhD में असाइन हुआ। अल्लाह के फजल से हमने उसके ऊपर तकरीबन 10-12 साल रिसर्च की। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने देखा तो हमने फिर आउटसोर्स की सारी सर्विसेज के जिना में और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी लोगों को इंटरफेरॉन लग रही थी। हम उनके पास गए कि भाई हमें इन मरीज़ों का डाटा जमा करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की सिलानी फाउंडेशन और यहाँ के रफ़ाई इदारे हैं बड़े बड़े, वो उनको PCR के टेस्ट कम्प्लीमेंट्री करके दे रहे थे। उनसे कहा कि भी हमें इन लोगों का डाटा चाहिए। उनकी OPDs में, जिना की OPDs में, अब्बासी शहीद के हॉस्पिटल में, लियाकत नेशनल के हॉस्पिटल्स में हमने कहा कि भी हम इन ड्रग्स के ऊपर हम ये कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने आउटसोर्स की, मैन पावर बनी, और मेरे माशाल्लाह बहुत सारे साथी कुछ यहाँ बैठे हुए हैं जिन लोगों ने मेरी उस रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो डाटा सारा जमा हुआ, कंपाइल हुआ, पब्लिश हुआ, और वही पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जिसने उसको रिजेक्ट किया था उसी ने इस स्टडी के ऊपर गोल्ड मेडल अवार्ड किया 2009 में। और फिर वही UK जो हमारी स्टडी पब्लिश नहीं कर रहा था, उन्होंने हमें एक सोसाइटी ने हमें गोल्ड मेडल अवार्ड किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको अप्रिशिएट किया, और अब माशाल्लाह उसे मल्टीनेशनल कंपनियाँ इंशाल्लाह करीब लॉन्च करने वाली हैं। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस क्या है कि उस माहौल में रहना, उस माहौल के उन लोगों के साथ अपनी अटैचमेंट रखना, अपनी गुफ्तगू को और अपनी सोच को उस माहौल के मुताबिक ढालना, और इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहना। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ठीक है, कि बस सर से नीचे है तो ज़मीन है और सर से ऊपर है तो आसमान है। तो शायद आज हमारी हमदर्द की इंतज़ामिया ने इसी वजह से ये टॉपिक मुझे असाइन किया कि हम थोड़ा सा आपस में टीम वर्क काम करें। सारे लोग क्लिनिशियन बैठे हुए हैं, सारे माशाल्लाह हमारे मेहरबान सीनियर्स साथी बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ अमराज पे महारत रखते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अपने क्लिनिक में रिवाज दें। डाटा जमा करने का, इन्वेस्टिगेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन मालूम करने का हमारे पास यहाँ टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है कि कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं और वो कितने कितने अरसे के बाद करवानी है, उनके साइंटिफिक परफॉर्मा हमारे पास सारे मौजूद हैं। बस आपने उस डाटा उन परफॉर्मेंस पर और इन सारी शराइत के साथ सिर्फ डाटा जमा करना है, और चाहे आप महीने में एक मरतबा आएँ, चाहे 2 महीने में एक मरतबा आएँ, हमारे साथ इन सारी चीज़ों को शेयर करें। यहाँ पे अच्छे राइटर्स भी मौजूद हैं, अच्छे पब्लिशर्स भी मौजूद हैं, आपकी सारी की सारी चीज़ों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं वो आप देख लें कि पहले से किसी ने उसके ऊपर काम तो किया हुआ नहीं है। उस टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, तो पहले उस पर देख लें कि कितने लोगों ने क्या काम किया हुआ है, उसके क्या नताइज हैं। ऐसा ना हो कि आपका बजट, आपकी टीम, आपका टाइम, आपका टैलेंट वेस्ट हो जाए और आप फिर वहीं खड़े हों जहाँ से पहले किसी ने काम किया हुआ हो।
हो सकता है 20 साल पहले कोई उसके ऊपर काम कर चुका हो, आपके जहन में आइडिया आया, आपने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया और उसके ऊपर इतना बजट ज़ाया कर दिया। हाँ, आप लिटरेचर के ज़रिए अपने टॉपिक के अंदर ये बात सर्च कर सकते हैं कि इनके लूज कॉर्नर क्या थे, कौन सी चीज़ें इनसे मिस हो गई, या कौन सी चीज़ें ये सही डिफ़ाइन नहीं कर सके, या बेहतर वो एप्लीकेबल नहीं है। उन चीज़ों पर काम करके तो आप उस स्टडी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बेहतर कर सकते हैं लिटरेचर सर्च के ज़रिए। दो तरह की रिसर्च होती है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने सिर्फ ये गिनना होता है कि भाई हमारी पब्लिक में इतने लोगों को पर्निशियस एनीमिया है, इतने लोगों को नहीं है, इतने मर्दों को है, इतने मर्दों को नहीं है। अब ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। लेकिन एक ये कि उस एनीमिया की स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जाना कि कितने लोगों का हेमोग्लोबिन लेवल कितना था, उस हेमोग्लोबिन की काउंटिंग देखना, उसके साथ जो उसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, भाई एच पाइलोरी कितने लोगों का पॉजिटिव था, उसमें एसजीपीटी कितने लोगों का कितना था। अब इसकी काउंटिंग करना और इसको स्पेसिफाई करना, ये होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अब आपकी रिसर्च के मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल हैं, रेंडमाइज स्टडीज़ हैं। अब रेंडमाइज स्टडीज़ का क्या मतलब होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी रेंडमाइज्ड है। जितनी स्टडी रेंडमाइज्ड होगी उतनी वैलिड होगी, उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। दुनिया भर में जितने नोबेल प्राइजेस मिलते हैं वो रेंडमाइज स्टडीज़ को मिलते हैं। रेंडमाइज का मतलब ये होता है कि आपका रिज़ल्ट सारी पब्लिक पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। आपने कहा जी मेरी स्टडी रेंडमाइज है, इसका क्या मतलब है? मसलन आप एक अली मोहम्मद गोठ में गए, पता चला वहाँ 10,000 लोगों की आबादी है 10,000 लोगों को एनीमिया हुआ है। आपने शरबत फौलाद भेज दिया, 10 लोग ठीक हुए, 90 ठीक नहीं हुए। आपने कोई और ड्रग भेज दी, उसमें भी 10 लोग ठीक हुए, 90 लोग ठीक नहीं हुए, दूसरी किस्म के लोग ठीक हुए। तो अब उसको रेंडमाइज करने का तरीका ये होगा कि आपने 10,000 लोगों के क्लस्टर बनाने हैं कि इसमें मर्द कितने हैं, इसमें ख़वातीन कितनी हैं, इसमें इस एज ग्रुप के लोग कितने हैं, इस एज ग्रुप के कितने हैं, इसमें सिगरेट पीने वाले कितने हैं, सिगरेट ना पीने वाले कितने हैं, पान बीड़ी खाने वाले कितने हैं, पान बीड़ी ना खाने वाले कितने हैं। हर सेगमेंट जितने हो सकते हैं प्रोफेशन वाइज, एरिया वाइज और डिजीज़ वाइज, उनकी सब की आपने टाइप्स बना ली और उनमें से कोई 50-50 पेशेंट आपने हर सेगमेंट में से लेके आपने उनमें से 5-5 पेशेंट आपने सिलेक्ट किए। फिर लकी ड्रॉस के ज़रिए से हर सेगमेंट का एक पेशेंट आपने उठाया या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशेंट आपने उठाए और उन 2 को कि वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन पर उस ड्रग को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसके रिजल्ट्स देखे। अगर वो हर कैटेगरी के, हर एज ग्रुप के, हर प्रोफेशन के पेशेंट्स में वो ड्रग अच्छे रिजल्ट दे रही है तो इसका मतलब है कि ये ड्रग पूरी सोसाइटी के लिए, उस डिजीज़ की पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसको कहते हैं रैंडमाइज स्टडी। तो आपकी मेडिसिन उस वक्त पब्लिक होती है, FDA उसको उस वक्त अप्रूव करती है कि जब वो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल से एक्सपेरिमेंटल स्टडी से गुजर जाए तो तब वो ड्रग जो है वो मार्केटेबल होती है। अब आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्वेशन से नोट कर रहे हैं कि आप एक पुल के ऊपर बैठ गए और आपने सुबह से लेकर रात तक जितनी किस्म की गाड़ियाँ गुजरी उनको ऑब्जर्व किया कि इसमें ट्रक इतने गुजरे, कारें इतनी गुजरी, मोटरसाइकिल इतने गुजरी, इस ब्रांड की गाड़ी इतनी गुजरी, इस ब्रांड की गाड़ी इतनी गुजरी। ये ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर आप एक सर्वे कर रहे हैं। एक ये है कि आप उन लोगों को थोड़ा रोक के इंटरव्यू कर रहे हैं कि भाई आपने ये गाड़ी क्यों ख़रीदी, आपने ये वाली गाड़ी क्यों ख़रीदी, आपने ये क्यों नहीं ख़रीदी, ये क्यों ख़रीदी। आपकी कोई उसकी वजह जानने की, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ट्रेंड जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ उसके ऊपर यानी कि फिर आप इंटरव्यूज़ की बेस पे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे कोई रिपोर्ट और कोई रिकॉर्ड जो है वो मुरतब कर रहे हैं, उससे कोई नतीजा निकाल रहे हैं कि आपको कोई पब्लिक में कोई मेडिसिन लॉन्च करनी है, मार्केट में उसकी यानी कि जो है ना कोई कम्पिटिटिव नहीं है। अब आप उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद उसके इंटरव्यूज़ करके अपनी ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस पर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं और फिर आगे कोई डिसीजन ले रहे हैं। टाइटल जो है वो रिसर्च का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आपने 2 साल तक किसी डिजीज़ का सर्वे किया
आप पूरे गडाफ टाउन में फिरे कि हेपेटाइटिस सी के कितने मरीज़ हैं पूरे गडाफ टाउन में। अब आप पूरे एरिया में आपने विज़िट किए, सारे क्लिनिक विज़िट किए, सारे हॉस्पिटल विज़िट किए, उनसे मालूम किया, उनका रिकॉर्ड चेक किया, 5 साल तक कितने लोग उनके पास हेपेटाइटिस सी के लिए इलाज के लिए आए, कितने लोग लैब्स में टेस्ट कराने में आए। अब आपने ये सारा का सारा एक अरसे तक काम किया। अब ये 2 साल तक जितनी रिसर्च की, इसको आप लिखेंगे कहीं बुक की सूरत में। उस बुक को कहते हैं डेजर्टेशन। उस डेजर्टेशन वो होता है 100 पेज का भी हो सकता है, 200 पेज का भी हो सकता है। उसको आप मज़ीद कंप्रेस करते हैं तो बन जाता है आर्टिकल, और उस आर्टिकल को मज़ीद कंप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट, और उस एब्स्ट्रैक्ट को भी कंप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है टाइटल। कि टाइटल के अंदर ये पता हो कि किस डिजीज़ पे काम हुआ है, किस एरिया में काम हुआ है, ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है या रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ये किस टाइप की स्टडी है, किस टाइप की रिसर्च हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें टाइटल में छलकनी चाहिए। डिजीज स्पेसिफिक हो, जिस ड्रग पे काम किया है वो हाईलाइट हो रही हो, जिस एरिया में काम हुआ है वो हाईलाइट हो रही हो, जिस टाइप की स्टडी है वो इसमें हाईलाइट और प्रेजेंट हो रही हो। दिस इज कॉल्ड टाइटल। तो टाइटल को समझाने के लिए फिर एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट को समझाने के लिए मेथडोलॉजी के किस मेथड से काम किया गया है, और फिर उसके रिजल्ट्स क्या निकले, उस रिजल्ट्स के ऊपर उस तरह की जितनी दुनिया भर में स्टडीज़ हुई हैं, अपने रिजल्ट्स को उनके रिजल्ट से कंपेयर करने को कहते हैं डिस्कशन। और उस डिस्कशन की बुनियाद पे कोई कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन वो थ्योरी बन के वो लोगों के लिए, रफ़ा आमा के लिए पब्लिश हो जाता है। हमारी बॉडी में ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स हैं, और फिर बहुत सारे काइंड के रिसेप्टर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन किसी वजह से भी टूटी तो अरेकिडोनिक एसिड बना, अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने और ल्यूकोट्राइन्स बनी, और पेन शुरू हो गया। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेन में जाके हाइपोथैलेमस में सेंट्रली एक्टिंग इसको हायर सेट करते हैं और हमें पेन फील होता है। तो अब आपकी एक दवाई है स्टीरॉइड्स, ये फास्फोलाइपेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे सेल मेम्ब्रेन के जो टूटे फूटे हिस्से हैं वो अरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होते। जब ए नहीं बनेगा तो पीजी भी नहीं बनेगा, और पीजी नहीं बनेगा तो पेन नहीं होगा। वरम, दर्द, बुखार, जलन सब ठीक हो गया। अब मरीज अब ये कब तक ठीक रहेगा? जब तक इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ब्लड में मेंटेन रहेगी। जैसे ये इसका लेवल कम होगा, पेन दोबारा होगा, क्योंकि पीछे सेल इंजरी तो कंटिन्यू है ना, उसको तो आपने ब्रेक नहीं किया, उसको तो रोका नहीं, कोई सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर नहीं दिया, आपने तो एंजाइम ब्लॉक किए हैं। तो अब स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। तो आप नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे ब्लॉक कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो गए, पेन खत्म हो गया, हाँ, दर्द रुक गया, आप खुश हो गए। लेकिन मरीज आगे कहता है कि डॉक्टर साहब जब तक मैं दवाई खाता रहता हूँ मैं ठीक रहता हूँ, और जैसे ही मैं दोबारा दवाई खाता हूँ मुझे दोबारा पहले से ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो क्योंकि सेल इंजरी नहीं रुकी, सिर्फ आपने पीजी ब्लॉक किया है, या पीजी को आपने ब्रेन में जाने से ब्लॉक कर दिया, जिसमें पैरासिटामोल दे दिया, आपने एसिटामिनोफेन दे दी कि अब ये पीजी ब्रेन में एंटर नहीं हो रहा, इसलिए पेन नहीं हो रहा आपको। हाँ, तो आप कहते हैं मेरी दर्द की दवाई फ़ायदा करती है, तो आपसे रिसर्चर पूछेगा कौन से दर्द में फ़ायदा करती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर रही है, क्या वो इस पाथवे से ब्लॉक कर रही है, क्या वो यहाँ पर काम कर रही है। दूसरा पेन का जो चैप्टर है वो क्या है कि ये मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स लगे हुए हमारी, ये पैरासिम्पैथेटिक पाथवे एक वेगस नर्व के ज़रिए से इसमें स्पाज्म हो गया, इस पूरी मेम्ब्रेन में स्पाज्म हो गया, तो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर भी डिस्टर्ब हुआ तो पेन होगा, सीवियर स्पाज्म होगा, अकड़ाव होगा मसल्स के अंदर, और जो है ना वो पेन आदमी को बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर उसने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दी, ठीक है ना, शतअजवाइन दे दिया, पेन फ़ौरन रुक गया, ठीक है, कुलजुम दे दिया, अमृतधारा दे दिया, पेन रुक गया, क्योंकि उसने यहाँ पे मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए।
लेकिन अगेन कोई मास्ट सेल स्टेबलाइजर अप्लाई नहीं किया जा रहा, तो उसको सिम्टम रिलैप्स होती रहेंगी। अब आप देखें कितने पेन किलर हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एंटी मस्कुलिन। अब ये बार बार जब इस गैर तबई तरीके से दर्द को रोका जाता है तो नर्व जो है इसके ऊपर सारा का सारा बोझ आ जाता है। तो 3 तरह की न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आती हैं, न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया और न्यूरोपैथी। अब न्यूराइटिस को जब तक ओपाइड्स ना दिए जाएं ये ठीक नहीं होता, ठीक है, जैसे बरशाशा, अफ्यून के मुरक्कबात। न्यूरेल्जिया में जब तक हॉट स्पॉन्ज ना किया जाए ये पेन ठीक नहीं होता। न्यूरोपैथी में जब तक विटामिन B12 ना दिया जाए ये पेन ठीक नहीं होता। हाँ, फिर कुछ दर्द ऐसे हैं जो मेटाबॉलिक पेन होते हैं कि अगर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, वो पेन करेगा। अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो वो ट्राइग्लाइसराइड ज़्यादा बनाएगा, ये पैंक्रियाटाइटिस करेगा, सीवियर पेन करेगा। अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो इसकी हाइपर और हाइपोस्टेट जो हैं वो दोनों की दोनों पेन करती हैं, स्पाज्मोटिक कंडीशन क्रिएट करती हैं। इसी तरह अगर पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो ये फिब्रिलेशन करती है, चेस्ट पेन कर सकती है, हार्ट पेन कर सकती है और मस्कुलर क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, हाथ मोड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर सिर्फ पोटेशियम ही पेन किलर का काम करेगी, यहाँ कैल्शियम ही पेन किलर का काम करेगी, यहाँ स्टेटिन ही पेन किलर का काम करेंगे, यहाँ एलोपिरेनॉल ही पेन किलर का काम करेगी। इसमें से कोई पेन किलर इन पेन्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, पेन नहीं रिलीफ करेगा। फिर कैंसरस का ऑटोइम्यून डिजीज शुरू हो गई तो उसके अंदर आप एंटी मेटाबोलाइटिक्स मेथोट्रेक्सेट अप्लाई करेंगे। अब जितना हमारा मसल ज़्यादा यूज़ होता है उतना इसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होती है। अब जितना ये यूज़ हो रहा है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नतीजे में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा। अब लैक्टिक एसिड बना ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की कमी की वजह से बना। यहाँ पर पेन किलर का काम सिर्फ ऑक्सीजन करेगी कि उसको कहें कि भाई सुबह 7:30 बजे इशराक के वक्त में तुम किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर डीप ब्रीथ करो और गहरे गहरे सांस लो, या ऑक्सीजन इनहेलर आप इस्तेमाल कर लो, कोई ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूज़ कर लो आधे घंटे के लिए, वो पेन रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचें कि आप ये क्लेम करने जा रहे हैं कि मेरी दवाई बहुत अच्छा दर्द में फ़ायदा करती है, तो अब कितने क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे साइंटिफिक वर्ल्ड में आपके इस क्लेम के ऊपर। कौन से दर्द में फ़ायदा करती है, उस दर्द का पाथवे क्या है, उस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो अब आप स्पेसिफिक करेंगे अपने रिसर्च के टाइटल को कि मेरी दवाई सिर्फ हाइपर यूरिसीमिया में काम करती है और मेरी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है या परहेज करना है या ये करना है या ये करना है। अब आपने अपनी बात जस्टिफाई की, ये आपकी मेथोडोलॉजी बन गई। इसके ऊपर आपने 300-400 पेशेंट सेलेक्ट किए हाइपर यूरिसीमिया के, जिनका सीरम यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, और आपने उस पेशेंट्स के ऊपर आपने पूरी अपनी स्टडी डिज़ाइन की और फिर आपका क्लेम अगर 30% पेशेंट में भी प्रूफ हो गया फ़ायदा करता है तो हम कहेंगे आपकी दवाई फ़ायदेमंद है। अब ये जो हमारा जिस्म है ना, ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इंसुलिन कहाँ बनती है? हाँ, जिस्म में बनती है ना। ग्लूकागॉन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन, स्टामिन, हर ड्रग बॉडी खुद बना रही नहीं बना रही? हाँ, कैसे बना रही है कि हमारा जो जिस्म है ये हर वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप को मेंटेन करता है। ये गर्मियों में भी 37 रहता है, सर्दियों में भी 37 रहता है। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें कमरे का टेम्परेचर अभी, तो भी आप थोड़ी देर में 37 पे मेंटेन हो जाएंगे। और अगर हम इसको फ़ौरन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं तो भी आप फ़ौरन भाग जाएंगे यहाँ से। तो अब ये हर हालत में आपको 37 पे मेंटेन करता है। इसने क्या किया कि हीट गेन और हीट लॉस का सेटअप दोनों जगह अपोजिट कर दिया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्किन की तरफ सर्कुलेशन बढ़ा दी ताकि पसीना आए, एवेपोरेशन हो, हीट लॉस हो, और जीआईटी में सर्कुलेशन कम कर दी ताकि भूख कम लगे, खाना कम खाएं, बीएमआर कम हो, हीट की प्रोडक्शन कम हो। और इसने
10 डिग्री सेंटीग्रेड पे विजुअल सर्कुलेशन बढ़ा दी, पेरिफेरल सर्कुलेशन कम कर दी ताकि हीट लॉस कम हो जाए, और जीआईटी में लीवर में ब्लड ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा खाना खाएगा और आदमी यानी कि जो है ना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दोनों जगह पूरा इंटरनल फिजियोलॉजिकल सेटअप अपोजिट हो गया। आपके हार्मोन्स, आपकी सेक्रेशंस, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी इसमें जीआईटी भी इन्वॉल्व है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर भी इन्वॉल्व है, इसमें स्किन भी इन्वॉल्व है, तमाम सिस्टम्स की तमाम फिजियोलॉजिकल सेटअप अपोजिट हुआ, तब आपका टेम्परेचर मेंटेन हुआ। तो इंटरनल फिजियोलॉजी पूरी की पूरी चेंज हुई। इसकी रूट कॉज क्या थी? एनवायरमेंटल टेम्परेचर। कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर ने आपके इंटरनल फिजियोलॉजिकल सेटअप को अपोजिट कर दिया। इसका मतलब है अगर मैं आपको इंसुलिन के एनवायरमेंटल फैक्टर्स बता दूं, डाइटरी प्रिकर्सर्स बता दूं, तो आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन देनी पड़ेगी। ये रिसर्च है। आपको इंटरफेरॉन के अगर मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स बता दूं और इंटरफेरॉन के डाइटरी प्रिकर्सर्स बता दूं कि कौन से टेम्परेचर पे कौन से एंजाइम और कौन सी डाइट से इंटरफेरॉन बनती है, तो आपको आर्टिफिशियल इंटरफेरॉन देनी पड़ेगी। अगर आपको विटामिन B12 के प्रिकर्सर्स पता चल जाए, एनवायरनमेंट पता चल जाए, टेम्परेचर पता चल जाए, तो आपको आर्टिफिशियल विटामिन B12 देनी पड़ेगी। तो आप फिर सोचें कि रिसर्च क्या चीज़ है, आपको कहाँ ले जाती है। अच्छा, अब दूसरा पेन किलर का जो चैप्टर है वो हिस्टामीन है। हमारे मास्ट सेल ब्रेक होते हैं और मास्ट सेल जब ब्रेक होते हैं तो हमारी बॉडी में हिस्टामीन के रिसेप्टर हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 भी होते हैं। H1 रिसेप्टर जब इरिटेट होता है हिस्टामीन से तो वेजो डायलिटेशन होती है, और वेजल डायलेट होने से बीपी लो हो जाता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है और फेंटिंग होती है, आंखों के सामने अंधेरा आता है, चक्कर आते हैं, बेहोश होकर आदमी गिर जाता है। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से सांस की नालियाँ तंग होती हैं और सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन, ब्रीथलेसनेस, हाइपरिपनिया शुरू हो जाता है। और सेक्रीशंस रिलीज होती हैं, उन सेक्रीशंस के अंदर बेस्ट कल्चर मीडिया मिलता है उस फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने का, और इन्फेक्शन हो जाती है और फीवर हो जाता है। और H2 रिसेप्टर हमारी जीआईटी में सबसे ज़्यादा लगे हुए होते हैं, तो जब हिस्टामीन H2 रिसेप्टर को अटैक करती है तो एसिड रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, फिर गैस्ट्रेल्जिया शुरू हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो जाती है, आगे चल के फिर लंबी सीक्वेंस है डिजीज़ का। और H3 रिसेप्टर जब इरिटेट होते हैं तो हमें इचिंग होती है, हमारे सांस फूलता है और जल्द ड्राई हो जाती है, स्किन के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं और पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये H3 रिसेप्टर। अब हम क्या कर रहे होते हैं, मास्ट सेल को नहीं रोक रहे, मास्ट सेल की ब्रेकेज नहीं रोक रहे, हम H1 ब्लॉकर दे रहे हैं, H2 ब्लॉकर दे रहे हैं, H3 ब्लॉकर दे रहे हैं। अब ये सारे के सारे वक्ती तौर पे तो पेन रोक रहे होते हैं, इचिंग रोक रहे होते हैं, बर्निंग रोक रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, पहले से ज़्यादा खारिश, पहले से ज़्यादा सांस फूलना, पहले से ज़्यादा दर्द वरम बुखार, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि मास्ट सेल को रोको, मास्ट सेल की ब्रेकेज को रोको, सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर दो। ना सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, ना AA बनेगा, ना PG बनेगा, ना वरम दर्द बुखार होगा। तो स्टेबलाइजर लाओ, मास्ट सेल स्टेबलाइजर लाओ, सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर लाओ, वरना ये 50 किस्म के पेन किलर मरीज सारी ज़िंदगी खा खा के पेचीदगियों का शिकार रहता है, ठीक नहीं होता। तो आपके लिए एक वेन्यू खुल गया नया रिसर्च का कि भाई फिर हम इसका कोई बेस्ट सोल्यूशन लाएं, उस पर कोई परफॉर्मा डिज़ाइन करें, उसकी डिजीज़ को डिफाइन करें, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन अप्लाई करें, उनके रिजल्ट्स को कंक्लूड करें और उसमें जो बेस्ट चीज़ प्रोडक्ट आपके सामने आए उसको हम हमदर्द के हवाले कर दें। हाँ, आवाम के लिए खिदमत के लिए उसको आम कर दें। अब देखें, लैक्टिक एसिड की वजह से पेन हुआ तो वो हमने ऑक्सीजन से ट्रीट किया। डायबिटीज़ मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर ठीक नहीं हो रहा तो एंटी डायबिटिक ड्रग से ठीक किया। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से अगर दर्द हो रहा है तो हमने एलोपिरानॉल दी। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म से अगर पेन हो रहा था तो हमने स्टेटिन्स दिए। सोडियम की वजह से दिया तो हमने फिर उसके डायरेटिक या हमने उसके कमी और ज़्यादती को मॉनिटर किया। और पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये 50 किस्म के पेन किलर हैं और 50 टाइप के पेन हैं। तो अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मेरी ड्रग पेन किलर का काम करती है तो आपको ये प्रूफ देना होगा कि कौन से पाथवे से कौन से किस्म के दर्द में फ़ायदा करती है। दिस इज़ द रिसर्च। ठीक है।
अब मास सेल स्टेबलाइजर क्या है और सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर क्या है, हाँ हम इस बात पर आते हैं। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये बेसिकली 4 एनर्जीज की कम्बिनेशन है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये बनती है फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन जैसे आप लोग हाथ सीधे करें सारे, सब मूव 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 फास्ट फास्ट और तेज। अब ये वाली मूवमेंट जो आपने भी की, ये आपके मसल्स में 24 घंटे होती रहती है, आपके कार्डियक टिश्यू में, आपके लंग्स में, आपकी जीआईटी में। ये मैकेनिक, जैसे हवा चल रही है, पानी बह रहा है, रोशनी आ रही है, आप इनसे फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और एनर्जी बना लेते हैं। कि रोशनी आ रही थी, आपने सोलर पैनल में फ्रिक्शन क्रिएट की, एनर्जी बना ली आपने। पानी बह रहा था, आपने टरबाइन ब्राज और बना के टरबाइन लगाई और बिजली बना ली। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हमारे मसल्स में बनती है। हमारे एक मसल्स में मिलियंस प्लेटें 1 इंच में लगी हुई हैं, ये कंटिन्यूसली फ्रिक्शन कर रही हैं, एनर्जी क्रिएट कर रही हैं, और ये एनर्जी मेंटेन होती है डाइट 1 और 2 और ये मसल्स में बनती है और इसका काम है पावर, मूवमेंट्स, ठीक है, लोकोमोशन, ग्रिप, टोन। दूसरी एनर्जी हमारी बॉडी में है केमिकल एनर्जी। जैसे आपने एक बैटरी सेल में चूना और कोयला भर दिया, उसके केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनी और उस एनर्जी को आपने कहीं भी यूटिलाइज कर लिया। तो आपके एक हेपेटोसाइट में, एक जिगर के खुलिये में 500 केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और वो साइमल्टेनियसली यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एनर्जी इस्तेमाल होती है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में और लुब्रिकेशन पैदा करने में, और ये हॉट इन नेचर होती है, और वो एनर्जी ड्राई इन नेचर होती है। और ये बनती है डाइट नंबर 3 और 4 से, ठीक है। और तीसरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो हमारे न्यूरॉन में बनती है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के टूटने से बनती है। इसलिए हमारे आसाब में, हमारे दिमाग में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन विदाउट इंसुलिन होती है, वरना डायबिटिक पेशेंट पहले दिन ही पागल हो जाता, दूसरे दिन मर जाता। पूरी बॉडी की सेल्स में इंसुलिन एंटर हो रही है विद इंसुलिन, लेकिन न्यूरॉन और ब्रेन में हो रही है विदाउट इंसुलिन। तो जैसे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हमारे न्यूरॉन और हमारे सेल में होती है, इसकी इम्पल्सिस से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं सेंसेशन, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, मेमोरी रिकॉलिंग, टच, टेस्ट वगैरह में। ये मॉइस्ट एंड कोल्ड टेम्परामेंट की एनर्जी है। चौथी एनर्जी हमारी है एटॉमिक एनर्जी। हमारे हाथ पे ये 2 नोड लगे हुए हैं, एसए नोड और एवी नोड। इनकी स्पार्किंग होती है, एटॉमिक ब्लास्ट होता है, हार्ट कॉन्टैक्ट होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन हो जाती है। हाँ, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ड्राई, हॉट, मॉइस्ट एंड कोल्ड का क्या कॉम्बिनेशन नेचर ने बनाया और क्यों बनाया है। कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो पहला सीजन है, ये ड्राई इन नेचर है। जब ये ड्राइनेस एक्सट्रीम पे जाती है तो क्रैक्स क्रिएट करती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाथ फटते हैं, होंठ फटते हैं, पाँव फटने शुरू हो जाते हैं, एसोफेजियल वेराइसिस हो जाते हैं, ब्लीडिंग पर रेक्टम शुरू हो जाती है, हेमरॉइड्स हो जाते हैं, मेनोरेजिया हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। तो ये ड्राइनेस जब बढ़ती है तो क्रैक्स पैदा करती है, ठीक है ना। जैसे दरख्त की छाल भी जो है ना, वो आप देखते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। तो ये नेचर, जब ये ड्राइनेस जब बढ़ती है और पब्लिक डिसऑर्डर्स करती है, तो नेचर इस ड्राइनेस को ट्रीट करती है हॉटनेस से। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक सीज़न हॉट हो जाता है, और जब ये हॉटनेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली जाती है तो ये फर्मेंटेशन पैदा करना शुरू कर देती है, और टाइफाइड फीवर, पेंडेमिक हो जाता है। इस तरह के फीवर्स, हाइपरेमिक फीवर, स्कारलेट फीवर, ये फैलने शुरू हो जाते हैं। तो नेचर इस हॉट सीज़न को मॉइस्ट कर देती है, यानी गर्मी की इंतहा पे बरसात आ जाती है और हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है। हाँ, और मॉइस्ट जब बहुत ज़्यादा नेचर में बढ़ जाता है तो नेचर इसको कोल्ड पे ले आती है, सर्दियों का मौसम आ जाता है। अब ये चारों एक्शन सेल मास, सेल मेम्ब्रेन ब्रेकेज का काम कर रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम कर रहे हैं। कि जब मेम्ब्रेनल ब्रेकेज ड्राइनेस से हो रही थी, नेचर ने ड्राई चीज़ें और ड्राई डाइट का सीज़न ही ख़त्म कर दिया और उसको हॉट से कन्वर्ट कर दिया। जब हॉटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी तो नेचर ने हॉट चीज़ें भी सीज़न में से हटा दी और सीज़न का स्टेटमेंट भी चेंज करके उसको बरसात में ले आई। और जब बरसात ने बहुत सारी किस्म के ताफून पैदा शुरू हो गए, ये डेंगू फीवर और ये चिकनगुनिया और ये आपका क्या नाम है कोरोना, ये सारी की सारी चीज़ें अब ये कोल्ड एनवायरनमेंट में आनी शुरू हुई। तो नेचर ने इसको
मॉइस्ट एंड कोल्ड को ड्राई से ट्रीट कर दिया। तो ये चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और चेंज ऑफ सीजन और चेंज ऑफ डाइट का जो कॉन्सेप्ट, सीजनल डाइट जो चेंज हो रही हैं, ये बेसिकली मास्ट सेल स्टेबलाइजर और सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम कर रही हैं। अब हमने पेन पर एक फार्मूला अप्लाई करना है कि ड्राई पेन के दो करैक्टर्स हैं कि चलने फिरने से दर्द बढ़ जाएगा और रेस्ट करने से दर्द कम हो जाएगा या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपने क्लिनिकल परफॉर्मा डिज़ाइन किया, आपने पहले डायग्नोज किया कि पेन की टाइप क्या है, कि चलने फिरने से दर्द बढ़ रहा है, रेस्ट करने से बिल्कुल ठीक हो गया। अब इनमें दो करैक्टर और नज़र आएंगे इन पेशेंट्स में कि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और पानी से बुझेगी नहीं। अब आपने अपने क्लिनिकल परफॉर्मा में ये क्वेश्चनर बनाया और इस क्वेश्चनर्स में पेशेंट का इंटरव्यू किया और इनको आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया और उनके कॉजेटिव एजेंट की जो डाइट्स हैं वो आपने उसकी चेकलिस्ट बनाई, वो पूछने शुरू किया आपने। ठीक है, 90% हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि ये 90 से 99% ऐसा ही निकलेगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, सेंगुइनस पेन और बिलियस पेन, सफरावी और दमी दर्दों में क्या होगा कि मूवमेंट से दर्द बढ़ जाएगा, रेस्ट करने से 50% कम होगा, प्यास लगेगी लेकिन बर्दाश्त होगी, पानी से बुझेगी, पानी से रिलीफ होगा, गर्मी लगेगी लेकिन बर्दाश्त होगी। अब आपने इसके कॉजेटिव एजेंट बंद किए और थेरेपेटिक एजेंट यानी अगले ग्रुप की डाइट दी, क्योंकि हॉट को नेचर कह रही है मॉइस्ट एंड कोल्ड से ट्रीट करो, तो आपका रेफरेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नेचर आपका रेफरेंस है और नेचर कभी झूठ नहीं हो सकती है। अब मॉइस्ट एंड कोल्ड पेन में क्या होगा कि बैठने से, ठंडी हवा से, एयर कंडीशन के माहौल में रहने से दर्द बढ़ जाएगा, मसाज करने से, मूवमेंट करने से दर्द ठीक हो जाएगा। अब मॉइस्ट एंड कोल्ड में आपने सेल इंजरी रोकी, मास्ट सेल इंजरी रोकी, तो पेन की प्रिकर्सर्स ही आपने ब्लॉक कर दिए, तो ना आपको ये 50 पेन किलर देने की ज़रूरत है ना बॉडी की केमिस्ट्री ख़राब करने की ज़रूरत है। आपने मॉइस्ट एंड कोल्ड में ड्राई चीज़ें अप्लाई की, तो मॉइस्ट एंड कोल्ड पेन में सिर्फ आपने लौंग दालचीनी का कहवा दिया, वो ड्राई इन नेचर है। ड्राई पेन में आपने हॉट चीज़ें दी, ऑलिव ऑयल दिया, आपने अदरक का कहवा दिया, वो ग्रुप हॉट ग्रुप की चीज़ें आपने उसको दी, हॉट स्पॉन्ज किया, कोई रोगा ने कुछ शीरी दे दिया, अब वो पेन बिल्कुल ठीक हो गया। हॉट पेन आए, आपने कुलजुम लगा दिया, कुलजुम मॉइस्ट एंड कोल्ड ग्रुप की चीज़ है, और आपने उसको सौंफ और इलायची का कहवा दे दिया, पेशेंट बिल्कुल क्योर हो गया। अब ये सारी की सारी बातें हाजिक में लिखी हुई हैं, शरह असबाब में लिखी हुई हैं। बात क्या है कि हमें इस मेथडोलॉजी की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उस पर अपने साइंटिफिक परफॉर्मा बनाने की ज़रूरत है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करने की ज़रूरत है और उनको पब्लिश करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।